Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The next topic which we are supposed to cover from this chapter is cost, revenue, and profit maximization. As you can see right in front of you. So let me show you the book, and from there you can see this is section number 3, cost, revenue, and profit maximization. Consists of many of the topics. So we will be doing it in a numerical. There is a numerical. We will be doing the numerical. So if you look at this, I have written down all the topics which we are going to cover. Now, what is cost? Cost is the cost of production. We are talking about the production producer theory. Production producer theory is about the production theory, cost theory, and profit theory. So we are done with the production theory, and we are moving on to the cost theory. Cost theory is the basically all the discussion about that what kind of cost the firm is facing while making production. तो ये सारी टाइप्स लिखी हुई हैं एंड आई वुड एक्सप्लेन वन बाय वन व्हाट आर दीज टाइप्स. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो प्रोडक्शन जो है, जो भी आउटपुट आती है वो किन चीज़ों से आती है? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आती है, राइट? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, right? And all these inputs are available at some cost, right? लैंड की कॉस्ट क्या होती है, लेबर की क्या कॉस्ट होती है, कैपिटल की क्या होती है, और एंटरप्रेन्योर की. लैंड की होती है कॉस्ट रेंट, लेबर की होती है वेज, कैपिटल की होती है इंटरेस्ट रेट. मतलब जैसे आप बैंक से मनी बोरो करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. एंटरप्रेन्योर का होता है प्रॉफिट. तो ये सारे के सारे क्या चीज़ होती है? ये कॉस्ट होती है. सो ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वंस यू आर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अच्छा, अब प्रोडक्शन प्रोसेस में बेसिकली हमने प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन किया हुआ था. क्यू इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, राइट? एंड वी वर सेइंग दैट कैपिटल इज फिक्स्ड. सो कॉस्ट ऑफ लेबर जो थी वो थी वेजेस, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो था वो था इंटरेस्ट रेट. ओके, अब labor was continuously changing and capital was fixed, so we call labor is variable input and capital is fixed input. Okay, so the cost of labor is called variable cost. यानी बेसिकली डिफिनेशन क्या बनी कि कॉस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल इनपुट्स इज वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड इनपुट्स इज फिक्स्ड कॉस्ट. बट राइट नाउ वी हैव जस्ट टू इनपुट्स, लेबर एंड कैपिटल. वन ऑफ देम इज variable and the other one is fixed. So the cost of labor is the variable cost and cost of capital is fixed cost. So coming back to this point, measure of cost, look at this, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ये किसकी कॉस्ट है? ये कैपिटल की कॉस्ट है. ये किसकी कॉस्ट है? ये लेबर की कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट क्या होगी? लेबर की कॉस्ट को और दोनों कॉस्ट को अगर हम एड इन कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर? लेबर की कॉस्ट है वेजेस, ठीक है जी, एंड इट वेजेस मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ लेबर यू आर हायरिंग. सो दिस विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर, या ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. और क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? कैपिटल आर हायर्ड ऑन रेंट मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू आर हायरिंग. सो ये क्या चीज है? टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन दोनों को जमा कर लें तो ये क्या चीज बनती है? टोटल कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट इज WL प्लस RK. सो ये हो गया. So whenever if you are asked to calculate total cost, you will have to add up the fixed cost and the variable cost. हो गया. Marginal cost, just with the way we define marginal product, इसी तरीके से marginal cost क्या होगी? Marginal product क्या थी? Remember that was change in production with respect to change in labor. क्यों? क्योंकि output was a function of labor and capital, where capital was fixed. So labor को हम change करते जाते हैं और output change होती जाती है. लेकिन जो cost है, cost वो किस चीज़ का फंक्शन होती है? वो फंक्शन होती है प्रोडक्शन का, आउटपुट का. जैसे जैसे आप आउटपुट को इंक्रीज करते हो, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है. सो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करूँगी, लुक, वंस आई टॉक अबाउट मार्जिनल प्रोडक्ट, सो आई कैन आल्सो कॉल इट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MPL.
that how much addition in the production is taking place with the change in labor. So इसको you better call it MPL. तो MPL क्या था? लोग ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल्टा क्यू was a change in dependent variable over change in independent variable. Same way marginal cost क्या होगी? Marginal cost क्या होगी? That is change in the dependent variable, which is C, how the cost is changing with additional unit you are producing. This is the way you will explain how cost is changing, change in cost over change in Q. So the change in cost due to one more unit you want to produce. So marginal cost is an additional cost a firm has to face to produce an additional unit of output. ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है जी. तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया. उसके बाद ये हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट और वर्सेस दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी आपने इनपुट हायर किए हैं वो सारी की सारी कॉस्ट, ठीक है. तो अगर एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जैसे कि वीट प्रोडक्शन. तो वीट प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जिसमें मशीनरीज भी यूज़ हो रही हैं, लैंड भी यूज़ हो रही है. तो वीट प्रोडक्शन में लैंड भी यूज़ हो रही है, मशीनरी भी यूज़ हो रही है, ठीक है जी. अब क्या होगा, लेट्स से वीट प्रोडक्शन में दो ऑप्शन हो सकती है. जो लैंड है वो सेल्फ ओन्ड हो. सेल्फ ओन्ड का मतलब है बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्शन ऑफ वीट में इन्वॉल्व है जिनकी अपनी ज़मीन है और वो उसके ऊपर काम करते हैं. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इट्स बीइंग रेंटेड, वो रेंट पे दी जाती है, ये रेंट पे ली जाती है. तो इफ़ यू रेंट अ लैंड टू हैव वीट प्रोडक्शन, सो यू विल पे उसका रेंट दोगे आप, ठीक है जी, आप उसका रेंट पे करोगे. लेकिन अगर वो आपकी अपनी है तो आप उस पर रेंट पे नहीं करोगे. So what is the difference between implicit cost and explicit cost? When we talk about explicit cost का मतलब ये होता है that we are considering only the cost which we are paying out of our pocket for continuation of the production process. And if I'm talking about the land, wheat production in a land which is self-owned, so in that case आपको जो आपकी अपनी ज़मीन है, you would not be paying any rent for that, so that would not become the part of your explicit cost. Whereas if you talk about implicit cost, तो implicit cost जो है वो क्या होती है कि implicit cost is a cost which is not explicitly paid, just like the payment to the rented land, but it's actually could have been the payment if you were hiring something from outside. So if you are a landowner, you explicitly not paying any cost for the land, but that would become your implicit cost, meaning that if you were hiring that land from somebody else, so you would have to pay some rent on it. So once we talk about explicit cost, that amount of the rent which is not being faced by you would not become the part of explicit cost, but in economics we consider these costs as implicit cost. तो implicit cost एक ऐसी cost है जो समझ लो कि it's a kind of self payment. ये self payment का मतलब है कि जैसे if there is a house and some servants are working for cleaning, so you are explicitly paying some salary at the end of the month, so that becomes the explicit cost. But suppose in some houses wives are doing this, whoever is taking care, the person from the family is doing this task, but he is not paid for, or she is not being paid for that. If we talk about accounting, we will simply consider the cost which is explicitly paid. But once we talk about economics, since economics talks about the cost, opportunity cost and all, though implicit cost is a cost which is the cost of a person who is working for themselves. तो अगर कोई housewife is working at a at home, तो
whatever she is doing, her services are evaluated the market value. Okay, if suppose if we were hiring some servant at the market rate, so how much we would have to pay? Suppose 10,000 is the cost for the services a housewife is doing at home, तो 10,000 would not be the explicit cost but is the implicit cost. और जब हम profit की measurement करते हैं, as you know, profit is total revenue minus total cost. तो अकाउंटिंग के अंदर टोटल कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी, लेकिन इकोनॉमिक्स की कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो वी नॉट ओनली टेक केयर ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एडिशनली वी ऑल्सो टॉक अबाउट इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि सेल्फ ओन रिसोर्सेज के ऊपर है. सेल्फ ओन रिसोर्सेज जैसे आपकी अपनी लैंड है, आप उस पर काम कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस है और आप उसको मैनेज कर रहे हो, आपका अपना घर है और आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या सेल्फ ओन रिसोर्सेज है. You do not pay explicitly about it, but economics consider it, and with understanding that if suppose the land you owe, the own land could have been rented somewhere else, and for that you could have been paid some money. So there is a loss of that money because you are working on your own land. So that is the cost to the business, and it's called implicit cost. So very simple words में implicit cost यूँ होती है कि इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कि अगर आपने लैंड को किसी और को दिया होता तो इतने पैसे आपको मिल रहे होते. सो वर्किंग एट योर ओन लैंड इज हैज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द मनी विच यू कुड हैव अर्न इफ यू हैव रेंटेड योर लैंड समवेयर एल्स. तो ये वो कॉन्सेप्ट है सेल्फ. सो इट्स अ कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्सेज. ठीक है जी, तो ये हो गया कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. आगे देखते हैं और क्या है. Explicit cost है input cost that requires outlay of money by the firms. Implicit cost है input cost that do not require an outlay of money by the firm. यानी कि जब फर्म किसी चीज़ के लिए एक्सप्लिसिटली पैसे भी देती है तो उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं जिसके लिए फर्म कोई पैसे देती नहीं है बट वो ड्यू होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट कॉस्ट स्ट्रक्चर में we will be doing some numerical to calculate all these costs. How to do it, I'll show you from the book how book is tackling this. So here we go. Measure of the cost, they are defining different costs, and then they are also practically giving some data of the cost. ठीक है जी. तो if you just have a look at this, मैं इसको ज़रा सा बड़ा कर देती हूँ so you can see now table clearly. ये वही है number of worker labor जो हमने पहले किया था, and this is the production which is taking place. This is the marginal product. We have already worked with that. Now here we go total fixed cost. Can you see this column? ये जो मैं column highlight कर रही हूँ आपके सामने, fixed cost is the cost of fixed input. हमारे पास क्या है capital. तो ये $50 जो है वो चाहे आपके पास fixed cost does not change. It remains same whether you start the business or you do not. Suppose करें किसी ने somebody build a factory and they are intended to have some production process, maybe garment factory है वो. तो when the garment factory is installed and the building is done, machinery is fixed and everything is done, whether there is a production or no production, the cost has been incurred by the firm. And secondly, if there is production and laborers are being hired, it does not change with the addition of labor. The cost of the building will not change whether you produce, whether you do not produce, whether there is a labor, whether there is a no labor. So that's why you can see that with the changing labor 1 2 3 4 5 6 7 8, the cost of fixed capital remains the same 50 50 50. Okay, whereas variable cost is the cost of labor. So if you are hiring no labor, there is no cost. See, this is 0. But if you are hiring one labor, that is 90, and then once you are hiring two labor, it's 180. So basically laborers are being hired at the cost of 90 per unit. एक लेबर की कॉस्ट है 90, 2 की 180, 3 की 270. ये 9 का टेबल जो है वो चल रहा है यहाँ तक. सो 90 पर यूनिट कॉस्ट है एक लेबर को हायर करने की. सो एज यू कीप ऑन हायरिंग द लेबर, यू वुड हैव टू पे द सैलरीज या जो भी आप अमाउंट पे करते हो. सो दैट इज ये डेटा गिवन है, ये वाला और ये वाला. आपसे इसको टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो आई टोल्ड यू द टोटल कॉस्ट इज डिफाइंड एज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इनको जमा करें तो यू विल गेट इट. 50 प्लस 0 इज 50, 50 प्लस 90 इज 140 एंड सो ऑन. ये कॉलम आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया. अब मार्जिनल कॉस्ट जिस तरह हमने मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला किया था, एग्जैक्टली वैसे ही हम मार्जिनल कॉस्ट करेंगे. पहले वाली एंट्री को खाली छोड़ देंगे एंड मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. सो बी केयरफुल गाइज,
चेंज इन टोटल कॉस्ट का कॉलम ये वाला है, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट का ये वाला कॉलम है। तो न्यूमरेटर में आएगा जी पहला एंट्री छोड़ के 140 माइनस 50, और नीचे क्या है, चेंज इन क्यू। अब क्यू कौन सा कॉलम है, क्यू ये ना ले लेना, ये लेबर है, क्यू है ये टोटल प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपने क्या करना होगा, आपने टोटल कॉस्ट जो है 140 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट, वो है वो ये वाला कॉलम 7 माइनस 0। सो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। फिर 230 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 7, सो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये वाला आप कॉलम खुद ही करोगे, सो दैट विल गिव यू मार्जिनल कॉस्ट। सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट। सो दिस इज 12.86 का मतलब है कि फर्म ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, उसके बाद दे डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 7 यूनिट्स, राइट? एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 7 यूनिट्स, the additional cost they would have been facing is 90. So 90 minus 0 divided by 7 minus 0. So that would be actually, 90 is the total cost of producing 7 units. While what is marginal cost? Marginal cost is the addition in the cost for producing an additional unit. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा explain करूँ आपको, if you can understand, if I can write something here. No, I cannot. Okay, let me see on this table. यहाँ से मैं देखती हूँ, मैंने इसको कॉपी किया हुआ होगा, या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ठीक है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें से जब हम कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्जिनल प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, MPL डेल्टा Q ओवर डेल्टा L, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कॉलम्स यूज हुए, इसके अंदर टोटल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ दी हुई है, तो इसमें सेकेंड एंड फर्स्ट ये 2 कॉलम यूज हुए, ठीक है जी। उसके बाद आप आगे आ जाओ, ये जो है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, ये आपको गिवन होगा, ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये भी गिवन है। टोटल कॉस्ट आपने कैसे करना है, ये आपको कैसे निकालना होगा, ये 6 कॉलम को कैलकुलेट करने के लिए आपने 4 + 5 करेंगे, you'll get that। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज़ होती है, वो होती है जी डेल्टा मार्जिनल कॉस्ट होती है MC = डेल्टा टोटल कॉस्ट ओवर डेल्टा Q। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट कहाँ पे पड़ी हुई है, टोटल कॉस्ट पड़ी हुई है ये कॉलम में, 6 कॉलम में। तो जो 6th कॉलम है, आपका कौन कौन सा कॉलम यूज हो रहा है इसके अंदर, 6th कॉलम, और डेल्टा Q कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेल्टा Q ये पड़ा हुआ है, ये कॉलम 2 है, 6 एंड सेकेंड कॉलम से ये वाला आपका टेबल डिफाइन हुआ है, ठीक है जी। तो अभी बाकी 3 को छोड़ दीजिए, हम मार्जिनल कॉस्ट तक हमने ये बात की है। नाउ वन मोर थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन फॉर द मार्जिनल कॉस्ट। So marginal cost is defined as delta TC over delta Q. If you look at the first entry of the marginal cost, so what do we have? Marginal cost का पहला नंबर ये आया, वह कैसे है, डेल्टा C। डेल्टा C का मतलब है 140 माइनस 50, 140 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 0,
ठीक है, ये आपके पास आ जाता है जी 90 डिवाइडेड बाय 7। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, इट इज अ चेंज इन कॉस्ट, दिस थिंग इज चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड दिस थिंग चेंज इन प्रोडक्शन। तो this is giving you, this number is basically defined for how much addition in that cost has taken place if you want to produce 7 more units, whereas marginal cost is additional cost of producing 7 units, no, of producing 1 additional unit। तो हमें बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट को 1 यूनिट के लिए डिफाइन करना होता है, बट यहाँ पर ये 7 के लिए है। तो व्हाट डू विल डू कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट 12.8.86। अच्छा, ये 12.86 है, इसके हम नीचे +1 भी लिख सकते हैं। नाउ मार्जिनल कॉस्ट जो है इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा सी ओवर डेल्टा क्यू। अब हम इसको बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज इट, इट इज सिंपली सेइंग मार्जिनल कॉस्ट कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट the firm will have to face additional cost is $12.86 to produce 1 unit of output. Firm will has to face कितने यूनिट, कितने डॉलर की कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ $12.86। दिस इज द वे यू विल एक्सप्लेन इट। सो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं दे ऑल आर एक्सप्लेनिंग द सेम कि हाउ मच है। तो मैंने अब आपको नंबर्स ही बता दी कि किस तरह आपने कैलकुलेट करना है। सो गोइंग बैक टू द लेक्चर जो हम कर रहे थे, ये है हमारा, नहीं ये नहीं था, दिस वन, ये वाला, ठीक है। So out of this now we have talked about it as well, we have talked about ये सारा कुछ and I have explained it। अब moving on to the book कि क्या वो कहती है, ये वाला कॉलम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि मार्जिनल कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और ये टेबल एक्सप्लेन हो गया, टोटल कॉस्ट एक्सप्लेन हो गई, मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन हो गई, ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वही बात जो मैंने आपको बताई भी है। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ प्रोडक्शन लेवल वेयर द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू। ये चीज़ जो है अभी हम डेटा से एक्सप्लेन करेंगे एंड वी विल एक्सप्लोर दिस, दैट व्हाट डज इट मीन, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन। रिमेंबर, whenever a business starts, it always starts with loss, and then there comes a point where the losses, revenue are able to are just enough to cover the cost. This point is called break even, where total cost and total revenue are exactly equal, and afterwards total revenue exceeds total cost। ये एक प्रोफाइल होता है बिजनेस में प्रोडक्शन का या बिजनेस का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है revenues, ठीक है। लेट्स कम बैक टू दिस डेटा, हियर वी गो, मार्जिन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ये एनालिसिस है, इन ऑर्डर टू गो विद दिस एनालिसिस वी नीड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड दीज आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले है टोटल रेवेन्यू। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट मैं इसको 1 मिनट के लिए अरेंज कर देती हूँ ताकि मेरे बिल्कुल सामने रहे ये चीज़ें और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है, rather than just taking it down and copy paste। Just hold 1 minute and I would be done। So here we go, we have empty space now, and this is enough for me, yeah, good। So okay, so what is total revenue? As I told you, firms produces output, they sell in the market, ठीक है जी। जब उसको मार्केट में सेल करते हैं तो दे रिसीव प्राइस, एंड लेट्स से प्राइस जो है वो एक चीज़ जो है वो 10 रुपये में सेल हो रही है एंड द 1 यूनिट इज सोल्ड। तो कितना रेवेन्यू अर्न किया फर्म ने, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी, 10 रुपये। अगर उसी 10 रुपये पे 2 यूनिट तो 20 रुपीज़। सो दैट दिस इज व्हाट दिस इज टोटल रेवेन्यू। सो हाउ यू डिफाइन टोटल रेवेन्यू,
It is the price we are charging and unit we are selling. That's called total revenue. Marginal revenue क्या होता है? जिस तरह marginal product है, जिस तरह marginal cost है, इसी तरह marginal revenue है. What is marginal product? Additional output by additional labor. What is marginal cost? Additional cost of producing an additional unit, additional output. ठीक है, additional output को प्रोड्यूस करने की additional cost. तो MR क्या होगा? Additional revenue by selling one more unit. यानी कि आपने मार्केट में एज ए प्रोड्यूसर एक यूनिट सेल किया है. हाउ मच एडिशनल रेवेन्यू यू आर गेटिंग बाय सेलिंग this additional unit? So that is called marginal revenue. Revenue at the margin, right? Margin revenue at the margin. So फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला बहुत सिंपल है. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन द टोटल रेवेन्यू. कैसे आता है? वंस यू आर सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. सो दिस इज सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड दिस इज चेंज इन रेवेन्यू. डिवाइड कर दें तो मार्जिनल रेवेन्यू आ गया. मार्जिनल रेवेन्यू आ गया. ओके, तो अब हम आते हैं वापस अपने टेबल की तरफ जो कि हम उसको वर्कआउट कर रहे थे. वेयर इज द टेबल? इट इज राइट नाउ हियर. लुक एट दिस टोटल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू जरा देखिए. ये देखिए 15 15 15 15 15. इसका क्या मतलब है? कि देयर इज सम प्रोडक्ट whose every unit is being sold at one price that is 15. 15 रुपए की कोई चीज़ सेल हो रही है. ठीक है जी. अब ये जो है ये आपका है. इफ यू लुक है हियर, ये वाला कॉलम ये है मार्जिनल रेवेन्यू का, विच इज इक्वल्स टू $15. 15 रुपए पे एक यूनिट सेल हो रहा है. ठीक है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या चीज़ है? एडिशनल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट. तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर 15 है तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या है? जो आउटपुट है. आउटपुट कहाँ पर है? कॉलम नंबर 2 में पड़ी हुई है. प्राइस क्या है? प्राइस है $15. ये जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है यही प्राइस होती है. तो $15 पे हर यूनिट सेल हो रहा है. तो कितने यूनिट्स हैं यहाँ पर? 0. तो 0 यूनिट सेल होगा 15 पे. यू विल गेट हाउ मच मार्जिनल टोटल रेवेन्यू? यू विल गेट नथिंग. सो दैट विल बी 0. सो लुक एट दिस इज 0 वैल्यू. उसके बाद 7 यूनिट्स हैं जो कि ईच वन इज बीइंग सोल्ड एट $15. सो हाउ टोटल रेवेन्यू विल कैलकुलेट? 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 107. इसी तरह से इस कॉलम का हर नंबर आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट विल गिव यू टोटल ये रेवेन्यू. क्योंकि ये इसका मतलब है 20 यूनिट मार्केट में सेल हुए कितनी प्राइस पे? हर यूनिट 15 रुपए पे एंड सो ऑन. तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा. जब आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया तो आप मार्जिनल रेवेन्यू डायरेक्टली अगर आपके पास प्राइस इज इक्वल्स टू $15 दी हुई है तो वो भी मार्जिनल रेवेन्यू है. और अगर आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो मार्जिनल रेवेन्यू का वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेल्टा TR ओवर डेल्टा Q. तो डेल्टा TR कहाँ पर है? ये कॉलम नंबर 8 पर है. तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए कॉलम नंबर 8 इस्तेमाल हो गया. और तो डेल्टा Q कहाँ पर है? Q है जी कॉलम नंबर 2 पे. और इसके अलावा कॉलम नंबर 2 इस्तेमाल हो गया. इससे आप निकाल लोगे. फिर उसके बाद क्या है? प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या चीज़ होती है? प्रॉफिट होता है जी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू कहाँ पड़ा हुआ है? ये टोटल रेवेन्यू पड़ा हुआ है. टोटल कॉस्ट कहाँ पड़ी हुई है? ये टोटल कॉस्ट पड़ी हुई है. इनका डिफरेंस ले लें. 0 माइनस 50, आंसर आया -50. फिर 105 माइनस 140 माइनस 35. देखें जब बिजनेस स्टार्ट हुआ 0 लेबर 1 लेबर के साथ तो प्रॉफिट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है. ये लॉसेस में जा रहा है बिजनेस. फिर यहाँ पर आके तीसरे यूनिट से दूसरे यूनिट से जो है पॉजिटिव प्रॉफिट शुरू हुआ है और फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है और यहाँ से और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है. फिर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे 1300 है और उसके बाद 1270 है. तो यहाँ ये जो 2 नंबर है ये मैक्सिमम प्रॉफिट को शो करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट जो है वो डिक्रीजिंग में चला जाएगा. सो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ प्रॉफिट. और कैसे कैलकुलेट हमने कैसे किया? एज यू नो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ये प्रॉफिट का सिंबल होता है पाई, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड.
अब इसमें जो ये 1300 है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये दो पॉइंट है। अब क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर, द क्वेश्चन इज दैट हाउ मच फर्म शुड हायर द लेबर एंड हाउ मच प्रोडक्शन शुड बी डन। तो ऑफ कोर्स फर्म्स आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट, not the profit but the maximum profit. So if you look at the data, the maximum profit is 1300. तो 1300 है तो क्या उसको कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए। अब 1300 दो जगह पर आ रहा है। अगर मैं देखूँ 1300, देखो ये वाली लाइन है ना, ये वाली इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक लाइन जो है 1300 की वो ये है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और दूसरी लाइन जो है 1300 के साथ वो ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी वाली, सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट क्यू क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड सच दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो आप हो गए मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो तो है 1300। अब 1300 जो है देखा जाए तो दो लेवल्स है, प्रोडक्शन का ये वाला कॉलम है, तो 138 यूनिट प्रोड्यूस करके भी 1300 का प्रॉफिट है, 144 यूनिट्स प्रोड्यूस करके भी 1300 का प्रॉफिट है। सो हाउ वी कैन मेक डिसीजन कि ईदर टू प्रोड्यूस 138 यूनिट्स और टू प्रोड्यूस 144 यूनिट। क्वेश्चन, सो टू आंसर दिस क्वेश्चन देयर इज अ रूल, ठीक है। रूल क्या है, द पॉइंट एट विच MR इज इक्वल टू MC शुड बी द प्रोडक्शन पॉइंट। सो अब MR और MC को चेक करें, इसके ऊपर जो MR की वैल्यू है कहाँ पर है MR, MC कहाँ पर है, MR और MC आगे होगा। सो हियर वी गो, दिस इज माय MC 10 और MR मेरे पास है 15, दे आर नॉट इक्वल, सो दिस शुड नॉट बी द टारगेट। लुक एट द सेकंड वन, MR is equals to 15 and MC is equals to 15 and MR is equals to 15. So इसका मतलब है the firm solution क्या है, firm will maximize profit if it produces कितने यूनिट्स, 144 यूनिट्स। बाय कौन सा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल था ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ इसका नाम, इधर पे एक मिनट मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ। मार्जिनल एनालिसिस, ठीक है, मार्जिनल एनालिसिस से कहते हैं, इस प्रिंसिपल का नाम है मार्जिनल एनालिसिस, थिंकिंग एट द मार्जिन। क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल, राइट, ये वाली बात। तो ये वाला प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हमने अभी आइडेंटिफाई किया था, ये वाला पॉइंट, MR is equals to MC 1550. So firm will maximize profit if it produce 144 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है जी। और इस पे प्रॉफिट कितना है, $1300 का प्रॉफिट है, ठीक है जी। और बाकी इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है, इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। तो ये आपका रूल जिसके आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज लेफ्ट नाउ। सो अब यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट एवरेज, ये इम्पोर्टेंट फाइल है, इसके बारे में बात करते हैं। या बुक के हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट। सो वी आर डन एक्चुअली विद एवरीथिंग। ये दो चीज़ें जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज TR माइनस TC, लेकिन TC जो है उसके अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आएगी और एक्सप्लिसिट भी आएगी, और अकाउंटिंग में TR माइनस TC, लेकिन TC के अंदर सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी। मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। सो प्रैक्टिकली आपका ये वाला मार्जिनल एनालिसिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो गया है। सो दिस इज ऑल डन।
we are done with this chapter. So what we learned from this chapter, we talked about production theory. In production theory, we talked about total product, marginal product, total product and marginal product. We talked about the stages of production, stage 1, stage 2, stage 3, and then we talked about marginal total cost and marginal cost, and then we talked about total revenue and then marginal revenue. Then we talked about profit maximizing principle. Profit maximizing principle means that the point at which MR is equals to MC should be the point where the profit firm will maximize profit, और उसका decision जो है वो इस point पर होना चाहिए. And then we talked about profit. प्रॉफिट नेगेटिव से फिर पॉजिटिव होके मैक्सिमम पे जाता है और उसके बाद स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो ये सारा का सारा वी हैव डन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्योरी. और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ये वाला टॉपिक भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. प्राइस सिग्नल्स, ये सरप्लस, सी इक्विलिब्रियम, शॉर्टेज एंड सरप्लस, ये सारा सरप्लस शॉर्टेज ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो चुका है. ठीक है जी. इसके अलावा शिफ्ट इन डिमांड एंड ये वाला देखो, शिफ्ट इन डिमांड एंड मूवमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई, उससे क्या होगा, ये सभी सारा चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो यू आर डन विद दिस. सेक्शन 3 आपने नहीं करना है इसका, सोशल एफिशिएंसी और ये और वो, प्राइस फ्लो, प्राइस सीलिंग, ये सब नहीं करना आपने. सो बेसिकली अब ये आपने चैप्टर कर लिया है. एंड देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैं परफेक्ट कंपटीशन से लेके मोनोपोली, ऑलिगोपोली और ये सारी चीज़ें करवाऊँगी. थैंक यू सो मच.